बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसहफ की 6th और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। देर किए बगैर शुरू करते हैं। आज आगा इब्राहिम की आलीशान महलनुमा कोठी के लॉन में सुबह से ही सब जमा थे। आगा करीम चेहरों पर ढेरों ग़ैज़ो ग़ज़ब लिए पुररौनक अंदाज में कुर्सी पर विराजमान थे। महताब ताई, फिजा और नायमा चची करीब ही कुर्सियों पर बैठी मायने खैजी से मध्यम सरगोशियां कर रही थी। गफरान चचा और असद चचा भी पास ही परेशान से बैठे थे। बरामदे के मुख्तसर जीने पर आरजू बैठी थी। घुटनों पर प्लेट रखे वो अपनी अजली बेनियाजी से टोस्ट पे जैम लगा रही थी। इसके पीछे बरामदे में बिछी कुर्सियों पर बाकी लड़कियां बैठी खुसर खुसर कर रही थी। हसन मुस्तरिफ सा घास पर टहल रहा था। बार बार अपने सेल फोन पे कोई नंबर प्रेस करता हुआ झुंझुला सा रहा था। वसीम अपने कमरे में था और फवाद आगा जान के बराबर की कुर्सी डाले अखबार फैलाए सरसरी सा मुताला कर रहा था। गाहे बगाहे निगाह उठाकर सबके चेहरों के तासुरात देख लेता। इसके अंदाज में इत्मीनान और सरशारी थी। बस एक मुसरत थी जो किचन में कुर्सी पर बैठी खामोशी से आंसू बहा रही थी। इसकी सारी जिंदगी की रियाजत रायगा नहीं थी। महमल कल एकेडमी जाने का कहकर बाहर निकली थी और जब शाम तक इसकी वापसी ना हुई तो इसका दिल बैठने लगा। कितने नफल पढ़ डाले, कितनी दुआएं कर ली, मगर वापसी ना आई। बात छुपने वाली कहाँ थी भला, सबको खबर हो ही गई। आगा जान तो सरापा ग़ैज़ो ग़ज़ब बन गए। थाने जाने की बात की तो फवाद ने ही इन्हें समझाया कि घर की इज्जत दांव पे मत लगाएं। लगाने का फायदा, थोड़ी देर मजीद इंतजार कर लेते हैं। हसन और असद चचा सारी रात इसे अस्पतालों, मुर्दा खानों और सड़कों पर तलाशते रहे, मगर जब 3 बजे के करीब वो नाकाम लौटे तो घर में गोया सफ़े मातम बिछ गई। औरतों की मायने खेज निगाहें, मर्दों के मलामत भरे फिक्रे मुसरत को अपनी रूह में गड़ते हुए महसूस हुए थे। वो इसी वक्त से रोए चले जा रही थी। कोई सफाई, कोई दुहाई, बस आंखों में आंसू और लबों पे एक ही दुआ कि महमल की लाश किसी अस्पताल, किसी नहर नाले से मिल जाए, मगर वो ना हो जो इनकी सारी रियाजत जाया कर दे। भाग गई किसी के साथ? अरे मैं तो पहले ही कहती थी। सुबह का सूरज तुलू होने लगा था जब ताई महताब की आवाज किचन में सुनाई दी। शक तो मुझे भी यही है। नायमा चची ने बुलंद से सरगोशी की। वो सब रात से जाग रही थी, अलबत्ता हसन के अलावा दूसरे लड़के लड़कियां भरपूर नींद लेकर अभी बेदार हुए थे। बस, आगा जान एकदम धाड़े। अंदर किचन में रोती मुसरत ने दिल दहलाकर चेहरा उठाया। सबने चौंक कर आगा जान को देखा, जिनका सुर्ख व सफेद चेहरा गुस्से से तिमतिमा रहा था। अब अगर वो जिंदा इस दहलीज पे आई तो मैं इसे यहीं दफन कर दूंगा। सुन लिया सबने? अरे ऐसे बेटियों को तो पैदा होते ही गला घोंट देना चाहिए। इब्राहिम को, इसको भी साथ लेकर मरता। हमारी इज्जत दागदार करने के लिए छोड़ दिया। तौबा तौबा। जरूर किसी के साथ चक्कर था। कुरान उठाकर छत पे जाती थी, तौबा इस्तग़फ़ार, ताकि हम इस पे शक न करें। इसीलिए तो मैंने उस दिन कहा था, मगर कोई सुने तो। ताई महताब को अपना गम याद आया था। मुसरत का दिल डूबता चला गया। तुम मर जाओ महमल, खुदारा मर जाओ, मगर वापस ना आओ। इनका दिल दर्द से चिल्लाया था। आज के बाद इसका नाम कोई इस घर में नहीं लेगा। और अगर आगा जान की बात अधूरी रह गई। किसी ने जोर से गेट पर दस्तक दी। सबने चौंक कर गेट को देखा। यहाँ तक के बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी टोस्ट खाती आरजू ने भी सर उठाया। मुसरत धड़कते दिल के साथ खिड़की में आन खड़ी हुई। सुबह के 7 बजे पहले तो कभी इस तरह दस्तक ना हुई थी। हसन, दरवाजा खोलो, असद चचा ने कहा तो हसन ने आगे बढ़कर गेट के छोटे दरवाजे के हैंडल का हुक खोला और पीछे हुआ। दरवाजा खुलता चला गया। एक मरमरी सफेद हाथ दरवाजे पर धरा और फिर चौखट पे अंदर आते सफेद नंगे पांव दिखाई दिए। आगा जान बेचैनी से उठ खड़े हुए। बाकी सब भी साथ ही उठे। सबकी नजरें गेट पर जमी थी, जहां छोटे दरवाजे को खोलकर वो अंदर दाखिल हो रही थी। सिरा पांव तक आता अबाया और चेहरे के गिर सख्ती से लिपटा सुरमई स्कार्फ, नंगे पांव सर झुकाए महमल इब्राहिम ने अंदर कदम रखा। हसन, इससे कहो यहाँ से दफा हो जाए, वरना इसका खून कर दूंगा। आगा जान जोर से धाड़े थे। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से, बेशरम लड़की, वरना आपके बाप का घर है जो निकल जाऊं। वो जो गर्दन झुकाए अंदर कदम रख रही थी, एकदम सर उठाकर इतनी बेखौफी से गराई के लम्हे भर को सब भौंकचाल के रह गए। ताहि महताब ने शजदर सा होकर मुंह पे हाथ रख लिया। हसन उलझकर महमल को देख रहा था और फवाद अपनी जगह साकित रह गया। वो अब पलट कर गेट खोल रही थी। दूसरे ही लम्हे जन से 2 पुलिस मोबाइल्स आगे पीछे ड्राइवर
ड्राइववे पे अंदर आई। खटाखट दरवाजे खुले और सिपाही उतरकर तेजी से इर्द गिर्द फैलते चले गए। पूरे घर की तलाशी लो, बुलंद हुक्मियाना कहता वो ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। यूनिफॉर्म में मलबूस चेहरे पर मध्यम सी फातिहाना मुस्कुराहट लिए वो घास पर खड़े उन पत्थर हुए लोगों के करीब आया। ये सब इतना अचानक और गैर मुतवक्के था कि कोई अपनी जगह से हिल ना सका। फवाद को ही सबसे पहले होश आया। इसके हाथ में हथकड़ी लगाई जा रही थी। क्या बकवास है, इसने घबराकर हाथ पीछे करने चाहे। इस बकवास में लिखा है कि तुम्हारी जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंसूख हो चुकी है और ये कि तुम्हें फौरी गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। हुमायूं दाऊद ने एक कागज के चेहरे के सामने लहराया। मसला क्या है ऑफिसर? क्या किया है मेरे बेटे ने? आगा साहब, आपके बेटे ने अपनी कजन। हुमायूं ने एक निगाह महमल पे डाली जो गेट के साथ सीने पे हाथ बांधे खड़ी नफरत भरी नजरों से फवाद को देख रही थी। महमल इब्राहिम को अपनी एक फंसी हुई फाइल निकलवाने के एवज एक रात के लिए बेचा और अभी नाश्ता करते हुए वो गालिबन इसी फाइल के अप्रूव होने का इंतजार कर रहे थे। आपको गलतफहमी हुई है, सर। मेरा बेटा, आपका बेटा शुमाली इलाका जाती लड़कियों के अगवा और खरीदो फरोख्त में मुलव्विस है। ये आप भी जानते हैं और हम भी। इस दफा उन्होंने चालाकी की और अपनी कजन का सौदा करके इसे धोखे से मुतलका पार्टी के पास भेजा। अलबत्ता आपकी भतीजी पुलिस की हिफाजत में ही रही क्योंकि वो सब पुलिस के प्लान के तहत था। आगा फवाद गैंग को मंजरेआम पर ना लाने के लिए चाल तो अच्छी चली मगर हर चाल कामयाब नहीं होती। महमल का इस एएसपी से चक्कर था। फवाद खामोशी से सुनकर बहुत आराम से बोला, मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। अब अपने करतूत पे पर्दा डालने के लिए ये मुझे फंसा रहे हैं ताकि खामोश हो जाएं। वो फट पड़ी थी। एक लफ्ज भी आपने मेरे मुतल्लिक कहा तो मैं आपका मुंह नोच लूंगी। आपने मेरे साथ क्या किया आपको अंदाजा है? अरे ये क्या चुप रहे, मैं बताती हूँ। ताई मेहताब जैसे होश में आई थी, एकदम सीने पे हाथ मारती सामने आई। सारा फसाद इसी लड़की का मचाया हुआ है। ये मेरे बेटे को फंसा रही है ताकि इसके अपने करतूत न खुले। उन्होंने ताईद कर नजरों से आगा जान को देखा और इधर उधर गर्दन घुमाई। सब खामोश खड़े थे, किसी ने हाँ या ना नहीं की। लड़की का नाम महमल इब्राहिम है। हुमायूं ने मोबाइल का बटन दबाकर इनके सामने किया। स्पीकर से आवाज गूंजने लगी, फवाद की आवाज, जो बिना दिक्कत पहचानी जाती थी। 3 तारीख हफ्ते की शाम वो आपके पास होगी। मासूम, अनछुई और नौजवान है। आपकी डिमांड पे पूरी उतरती है। और एक कह कहा। महमल को अपना चेहरा टिमटिमाता हुआ महसूस हुआ। जरा से वक्त से मुख्तलिफ आवाजें गूंजी। फवाद भाई, ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। फवाद भाई, ये लोग मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें वो डायमंड चाहिए तो जैसे वो कहें करती जाओ। बस एक रात की ही तो बात है, सुबह तुम्हें ड्राइवर लेने आ जाएगा। हुमायूं ने बटन दबाया और मोबाइल नीचे किया। फवाद ने सर झटका। ऑडियो कानून की अदालत में काबिल कबूल नहीं होता एएसपी साहब, घर की अदालत में तो होता है ना। और वो ठीक कह रहा था। इन सबको सांस सूख गया था। हर शख्स अपनी जगह साकत और मुतासिब खड़ा था। देख लूंगा, मैं एक एक को देख लूंगा। फिलहाल तो तुम्हें एक लंबे अरसे तक जेल की दीवारों को देखना होगा। इसी दिन के लिए हसन एकदम तेजी से सामने आया। इसी दिन के लिए कहता था कि इससे दूर रहो। सारी दुनिया जानती है ये किस तमाश का आदमी है, लड़कियों का कारोबार करता है, इसलिए तुम्हें मना करता था। मुझे मना कर सकते थे, इसके हाथ नहीं तोड़ सकते थे। मेरी जगह अपनी बहन होती तो भी कुछ न करते। वो जवाबन ऐसे तड़क कर बोली कि हसन खड़ा का खड़ा रह गया। महमल कभी ऐसे ना बोली थी। महमल, मुझे आपकी कोई वजाहत नहीं चाहिए। आप सब एक से हैं। इसने मुंह फेर लिया था। तभी इसने बरामदे के सतून के साथ निढाल से मुसरत को देखा तो जाने कब इधर आ खड़ी हुई थी। इनके करीब बरामदे की सीढ़ी पर बैठी आरजू बिना पलक झपके मबहूस सी इस मगरूर और वजी से एएसपी को देख रही थी तो उसका टुकड़ा इसके हाथ में रह गया। आगा साहब, इन्हें रोकें, ये मेरे बेटे को किधर ले जा रहे हैं? वो फवाद को ले जाने लगे तो ताई मेहताब आगा जान का बाजू झंझोड़ कर रो पड़ी थी। आगा जान चुप करे थे। बिलाखिर गुफरान चचा आगे बढ़े। भाभी बेगम, हौसला करें, इंशाल्लाह फवाद शाम तक घर पे होगा।
ان کی بات پر ہمایوں نے استہزائیہ سر جھٹکا اور پلٹا۔ 1 منٹ ASP صاحب۔ آغا جان ٹھہرے ہوئے انداز میں مخاطب ہوئے تو وہ چونک کر پلٹا۔ یہ لڑکی رات بھر گزار آئی ہے، ہم شریف لوگ ہیں، اس کو قبول نہیں کر سکتے، آپ اسے بھی بھلے ساتھ ہی لے جائیں۔ محمل ساکت رہ گئی، اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی۔ واقعی؟ ہمایوں نے ابرو اٹھائے۔ برآمدے کے ستون سے لگی مسرت کے آنسو پل بھر پھر سے ابل پڑے۔ جی واقعی۔ ان کے چبا کر کھانے پہ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے محمل بی بی، تھانے چلیے، آپ سلطانی گواہ ہیں، گواہی دیں اور فواد کریم کو ساری عمر جیل میں سڑنے دیں۔ میں نے تو چاہا تھا گھر کی بات گھر میں رہ جائے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو علم ہو کہ فواد نے گھر کی بچی کا سودا کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس سلطانی گواہ کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ نہ آپ اس بچی کو سمجھا بچا کر راضی کر کے چپ کروا سکیں گے اور نہ ہی فواد کبھی باہر آئے گا۔ چلو محمل۔ ارے نہیں ASP صاحب، محمل ہماری بچی ہے، بھائی صاحب بس یوں ہی ناراض ہیں، ہمیں یقین ہے کہ پولیس کی حفاظت میں رہی ہے، عزت سے گھر آئی ہے۔ غفران چچا نے بوکھلا کر بات سنبھالی۔ نہ بھی یقین کریں پھر بھی محمل کو ہم نے مسجد بھجوایا تھا، عورتوں کی مسجد ہے، میری بہن ادھر پڑھاتی ہے۔ اس نے آغا صاحب کو بغور دیکھتے ہوئے بہن پر زور دیا اور ایک سخت نظر ڈالتا پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی ساکت اور ششدر کھڑی تھی، جیسے اسے آغا جان کے الفاظ کا ابھی تک یقین نہ آیا تھا۔ گاڑیاں گیٹ سے باہر نکل گئیں۔ غفران چچا موبائل پہ کوئی نمبر ملانے لگے، تائی مہتاب زور زور سے رونے لگی۔ یہ سارا اسی منحوس کا کیا دھرا ہے، اسے گھر سے نکالیے آغا صاحب، کمبخت نے میرے بچے کو پھنسا دیا ہے، اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں مر گئی؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑی مگر حسن درمیان میں آ گیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ تائی اماں؟ ان کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیے اس نے بامشکل انہیں باز رکھا۔ بھلا ایک لڑکی کے کہنے پر فواد کریم جیسے اثر و رسوخ والے شخص کے اریسٹ وارنٹ بن سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بکتی ہے، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ محمل اندر جاؤ، فضا چچی نے آہستہ سے کہا تو وہ چونکی اور پھر اندر کی طرف دوڑی۔ فضا اور نائمہ نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آغا جان ڈرائیو وے کی طرف بڑھ گئے۔ تائی اماں ابھی تک حسن کے بازوؤں میں رو چیخ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی برآمدے کے سر پہ رکی۔ ستون سے لگی کھڑی مسرت نے منہ پھیر لیا اور اسے دھکا سا لگا۔ اماں؟ اس کی آنکھوں میں مرچیں چبھنے لگی۔ اے محمل! آرزو نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ذرا سی چونکی۔ یہ ہینڈسم آفیسر کون تھا؟ یہ ہمایوں تھا، ہمایوں داؤد۔ نائس مین۔ کدھر رہتا ہے؟ جہنم میں۔ ایڈریس چاہیے؟ وہ زہر خان ہوئی تو آرزو نے برا سا منہ بنایا۔ محمل اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک شکوہ کنا نگاہ ماں پہ ڈالتی اندر بھاگتی گئی۔ ہمایوں داؤد۔ آرزو زیر لب مسکرائی اور پھر توس کھانے لگی۔ نیکسٹ پارٹ۔ گھر میں اگلے کئی روز تک خاموشی چھائی رہی، بس ایک حسن تھا جو ہر دم ہر ایک کے سامنے اس کا دفاع کرتا نظر آیا۔ اگر محمل کی جگہ آرزو ہوتی تو بھی آپ یہی کہتی چچی؟ وہ نائمہ کی کسی بات پر بھڑک کر بولا تو وہ جو سر منہ لپیٹے اندر پڑی تھی جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باہر آئے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کے سامنے میری صفائی دینے کی۔ وہ لانچ میں آ کر ایک دم چلا کر بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر محمل، اگر ان لوگوں نے مجھے یوں ہی پورے خاندان میں بے عزت کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر عزت ایک دفعہ چلی گئی تو میں کس عزت کو بچانے کے لیے کورٹ میں چپ رہوں گی؟ میں بھی بھری عدالت میں سارے شہر کو بتاؤں گی۔ سن لیں آپ۔ اپنے پیچھے دھاڑ سے دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ اندر مسرت بستر کی چادر درست کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر لمحے بھر کو سر اٹھایا، پھر واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں اماں؟ مسرت خاموشی سے تکیے پہ غلاف چڑھاتی رہی۔ اماں! اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تو وہ تکیے درست کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے کیا ہے اماں؟ وہ رو پڑی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتی مسرت نے گردن موڑی۔ تم نے اچھا نہیں کیا محمل۔ بہت دنوں بعد وہ اس سے بولی تھی۔ اماں! وہ تڑپ کر ان کے قریب آئی۔ فواد بھائی نے مجھے فنکشن کا کہہ کر۔ مجھے پتا ہے مگر یقین نہیں ہے۔ پھر بات کیوں نہیں کرتی مجھ سے؟ میں برسوں سے ان کی خدمت کرتی رہی کہ شاید کبھی یہ ہمیں کچھ عزت دیں، مگر میری بیٹی انہی کے بیٹے سے پکڑوا کر ان کے خلاف کورٹ کچہری میں گواہی دیتی پھرے۔
पहले जिंदगी कम मुश्किल थी, जो तुमने मजीद मुश्किल बना दी है। वो थकी थकी सी पलट गई। वो नम आंखों से इन्हें जाते हुए देखती रही। एक गलत कदम इससे यहाँ ला पहुंचाएगा, इसने कभी सोचा भी ना था। नेक्स्ट पार्ट। फिर कितने ही दिन वो मातम करती रही। इसके पास रोने को बहुत कुछ था। फिर कई दिनों बाद इस अबाया, स्कार्फ और मर्दाना शलवार कमीज का ख्याल आया तो दोनों को अलग अलग शॉपर्स में डालकर फरिश्ते को वापस करने निकली। कोई जरूरत नहीं है हुमायूं दाऊद के मुंह लगने की, फरिश्ते को दे दूंगी, वही आगे पहुंचा देगी, इसने सोचा। बस स्टॉप का बेंच अब वीरान होता था। वो स्याह-फाम लड़की मुड़कर कभी वापस न आई थी। जाने कौन थी, कहाँ चली गई, वो अक्सर सोचती रह गई। बस से उतरकर उसने सड़क पर खड़े गर्दन ऊंची करके देखा तो वो दोनों इमारतें साथ साथ थीं। हुमायूं दाऊद का बंगला सब्ज बेलों से ढका था और साथ मौजूद ऊंचे सुतूनों वाली सफेद इमारत कोई इंस्टीट्यूट था शायद। कोई जरूरत नहीं है इस फजूल इंसान का दरवाजा खटकाने की। मैं मस्जिद में ही चली जाती हूँ। वो मस्जिद के स्याह गेट के सामने आई। गेट का स्याह लोहा चमक रहा था। इसे उस चमकते लोहे में अपना अक्स दिखाई दिया। ब्लू जीन्स के ऊपर घुटनों तक आता कुर्ता, गर्दन से लिपटा दुपट्टा, ऊंची भूरी पोनीटेल बांधे, माथे पे बल डाले वो अपने मखसूस हुलिये में थी। गेट के इस तरफ एक बोर्ड लगा था जिसको वो पहले न देख सकी थी। इस पे वाज़ेह लिखा था, नो मैन अलाउड, मर्दों का दाखिला ममनू है। साथ बावर्दी गार्ड बैठा था। इसने गहरी सांस लेकर अंदर कदम रखा। बड़ा सा सब्ज लॉन, सफेद संगमरमर का चमकता बरामदा, बरामदे के कोने में रिसेप्शन डेस्क के पीछे खड़ी लड़की जो स्याह बाय के ऊपर सरमई स्कार्फ में मलबूस, फोन कान से लगाए महवे गुफ्तगू थी। सामने से सफेद शलवार कमीज में मलबूस एक लड़की चली आ रही थी। इसने अनाबी स्कार्फ ले रखा था जैसे यूनिफॉर्म हो। महमल के करीब से गुजरते इसने मुस्कुराकर अस्सलाम वालेकुम कहा। जी? वो चौंकी। वो लड़की मुस्कुराकर इसके पास से गुजरकर चली गई। हैं? इसने मुझे सलाम क्यों किया? क्या ये मुझे जानती है? वो उलझ ही रही थी कि रिसेप्शनिस्ट की आवाज आई। अस्सलाम वालेकुम, कैन आई हेल्प यू? जी, मुझे फरिश्ते से मिलना है। वो डेस्क के करीब आई। फरिश्तेबाजी क्लास में होंगी, अंदर कॉरिडोर में राइट पे फर्स्ट डोर। अच्छा। वो इधर उधर देखती संगमरमर के चमकते फर्श पर चलती जा रही थी। कॉरिडोर से पहले खुले दरवाजे पर वो रुकी। अंदर से फरिश्ते की मजबूत मगर खूबसूरत आवाज आ रही थी। मर्तीन। मर्तीन से मुराद बनी इसराइल में होने वाला 2 मरतबा का फसाद है। मुफस्सिर के मुताबिक पहली दफा से मुराद जिक्रिया का कत्ल, जबकि दूसरी दफा से ईसा के कत्ल की साजिश मुराद है। इसने खुले दरवाजे अंदर गर्दन के सामने बने प्लेटफॉर्म पर किसी कुर्सी पर वो बैठी अपने आगे मेज पर किताब खोले मसरूसी पढ़ा रही थी। इसके सामने किताब दर किताब लड़कियां कुर्सियों पर बैठी थी। अनामी स्कार्फ में लिपटे बहुत से झुके सर और तेजी से लिखते कलम वो वापस पलट गई। बरामदे में रिसेप्शन डेस्क के सामने दीवार से लगे काउच पर बैठकर वक्त काटना इसे बेहतर लगा। सब कितनी ही देर वो टांग पर टांग रखे बैठी पाँव झुलाती च्युइंगम चिबाते हुए तनकीदी निगाहों से इर्द गिर्द गुजरती लड़कियों का जायजा लेती रही। वहां एक मुनज्जम से चहल पहल हमा वक्त हो रही थी। वो जैसे कोई और ही दुनिया थी। यूनिफॉर्म में मलबूस इधर उधर तेजी से आती जाती लड़कियां, वहां हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां थी। स्टूडेंट्स की सफेद शलवार कमीज और ऊपर किसी रंग का स्कार्फ था, जबकि तमाम टीचर्स और ऑफिशियल्स के स्याह अबाए और सुरमई स्कार्फ थे। इनके अबाया और स्कार्फ लेने का अंदाज बेहद नफीस था। बहुत पुरस्मात, एक्टिव और मसरूफ सी लड़कियां, जैसे वो अलग सी दुनिया वो लड़कियां ही चला रही थी। कुछ था इस मस्जिद में जो महमल को कहीं और नजर नहीं आया था। अस्सलाम वालेकुम, अगर आप बोर हो रही हैं तो इसका मुताला कर लें। श्योर। इसने शाने उचकाकर रिसेप्शनिस्ट के हाथ से वो दबेज किताब ली। चंद सफ़े पलटते ही इसे बेख्तियार वो शाम याद आई जब आगा जान ने टेरिस पर इसे वो स्याह जिल्द वाला मुसहफ छीना था। वो कुरान की सादा ट्रांसलेशन थी। वो यूं ही दरमियान से खोलकर पढ़ने लगी। और इसने ही गनी किया और मालदार बनाया, और वही है जो सितारे का रब है। और बिलाशुबा इसने ही पहली कौम आद को हिलाक किया और कौम समूद को भी, फिर कुछ बाकी ना छोड़ा। और इसने पहले कौम लूत को भी, इससे पहले कौम लूत को भी। बिलाशुबा ये सब इंतहाई जालिम और सरकश लोग थे। और इसी ने पलटा उल्टी हुई बस्तियों को। फिर इस पर छा गया
जो छाना था। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों पे झगड़ोगे? ये तो तंबी थी, पहली तंबियात में से आने वाली करीब आ गई। अल्लाह के अलावा कोई जाहिर करने वाला नहीं, तो क्या तुम इस कुरान से ताज्जुब करते हो और हंसते हो, रोते नहीं, और तुम खेल तमाशा कर रहे हो? महमल, अरे वो जो बिल्कुल खोकर पढ़ती चली जा रही थी बुरी तरह चौंकी। सामने फरिश्ते खड़ी थी। इसने कुरान बंद किया और मेज पर रखकर खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? फरिश्ते इसके गले लगकर अलग हुई और इसे शानों से थामकर मुस्कुराकर देखा। वो महमल से 2 इंच लंबी थी, शफाफ सफेद चेहरा, सुरमई स्कार्फ में मुक़य्यद, वो कान सी भूरी आंखें जो किसी से बहुत मिलती थी। ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इतने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। घर में सब ठीक है? जी। इसने निगाहें झुकाई और बहुत सी नमी अपने अंदर उतारी। चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आपकी चीजें थी मेरे पास। इसने शॉपर ऊपर किया। मैं समझी तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लाई हो। वो हंसी और शॉपर ले लिया। कोई तकलीफ नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं, बहुत खालिस अंदाज, सच्चा और खालिस। लेकिन अगर तुम ये रखना चाहो तो। नहीं, मैं ये अबाया वगैरह नहीं लेती। नो प्रॉब्लम, बहुत शुक्रिया। वो खुशदिली से मुस्कुराई तो महमल को अच्छा लगा। बहुत मजहबी लोग अमूमन इतने संजीदा और सख्त नजर आते हैं कि जैसे एक वही नेक मोमिन हो और बाकी सब गुनाहगार काफिर। इसे ऐसे लोगों से शदीद चिढ़ होती थी जिनके सामने इसे लगे कि ये मुझे बहुत गुनाहगार समझ रहा है। मगर फरिश्ते और इसकी मस्जिद की लड़कियां इस रिवायती इमेज से बहुत मुख्तलिफ थी। ये इनका है। इसने दूसरा शॉपर सामने किया। हुमायूं का? जी। अच्छा, हुमायूं कभी शहर में होता है, कभी नहीं। मेरा इससे सच कोई कांटेक्ट नहीं रहता। मैं भूल भी जाती हूँ बहुत। अगर तुम ये इसके चौकीदार को दे दो तो वो पहुंचा देगा। फरिश्ते, उन्होंने आपको अपनी और फवाद भाई की डील के बारे में बताया था? डील नहीं, वो दरअसल आगा फवाद से बहुत तंग था और इसे इसके गैंग की किसी लड़की के जरिए पकड़ना चाहता था। वो गैंग की लड़की तवक्का कर रहे थे। तो आपको कैसे इल्म हुआ कि मैं उनकी कजन हूँ? तुमने खुद बताया था जब हम प्रेयर हॉल में तहज्जुद पढ़ रहे थे। ओह, कई दिन की उलझन सुलझ गई। मैं तो गैंग की लड़की नहीं थी। फिर उन्होंने फवाद भाई को कैसे अरेस्ट कर लिया? ये तो तुम हुमायूं से पूछना। मेरी तो अरसे से इससे बात नहीं हुई। ठीक, 2 बजने पर हैं फरिश्ते, मैं फिर आऊंगी। और वो सोच रही थी कि इसका हुमायूं से ज्यादा राब्ता नहीं रहता, मगर इसे फवाद के केस की हर बात मालूम थी। अजीब बात थी। और मैं दुआ करूंगी कि तुम कभी हमारे साथ आकर कुरान पढ़ो। मालूम नहीं, शायद मैं कुछ अरसे तक इंग्लैंड चली जाऊं। ओह, फरिश्ते के चेहरे पे साया लहराया। आपकी मस्जिद में कुरान पढ़ाते हैं? हाँ, ये दरअसल एक इस्लामिक स्कूल है। मैं चलती हूँ। वो इसे लॉन तक छोड़ने आई थी। तुम्हें कभी किसी ने इस किताब की तरफ नहीं बुलाया महमद? जाते समय इसने पूछा तो इसके बढ़ते कदम रुक गए। यादों के पर्दे एकदम स्याह-फाम चेहरा लहराया था। बुलाया था, मगर मैंने दिल का इंतखाब किया और मैं खुश थी। इसने कहा था ये किताब सहर कर देती है और मुझे मसरूर होने से डर लगता है। किताब सहर नहीं करती, पढ़ने वाला खुद को सहरज़दा महसूस करता है। इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत है। लफ्जों को अलग अलग परखना सीखो, वरना जिंदगी समझ नहीं आएगी। फरिश्ते चली गई और शॉपर उठाया, खुद को घसीटती बाहर निकली। सामने वाले गेट में अंदर जाती गाड़ी लम्हे भर को रुकी। शीशा नीचे हुआ, सर पे कैप और वजी, चेहरे पर डार्क ग्लासेस लगाए हुमायूं ने इसे देखा, जो गेट के सामने खड़ी आंखें सिकोड़े इसे देख रही थी। वो चौकीदार को कुछ कहकर गाड़ी जन से अंदर ले गया। चौकीदार भागता हुआ इसके करीब आया। साहब कह रहा है आपको अंदर रूम में बिठाए, वो आता है। तुम्हारे सामने सोचा भी कैसे कि मैं इससे मिलने आई हूँ। माय फुट, ये पकड़ो और अपने साहब के मुंह पे मारना। गुस्से से इसकी आवाज बुलंद होने लगी। सारा किया धड़ा इसी शख्स का। इसे इस पर बेतरह गुस्सा आया। इसने शॉपर इसे थमा दिया। उसी पर वो कैप हाथ में लिए तेजी से चलता इन तक आया। खान, गेट बंद कर दो और बतूल से कहो चाय पानी का बंदोबस्त करें, मेहमान है। और आप प्लीज अंदर आ जाएं। शाइस्ता और हमवार लहजा वो कतन मुख्तलिफ लग रहा था। मुझे अंदर आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन आगा फवाद के बाहर आने की खबर सुनने का तो होगा।
और तो मुतज़ब्ज़िब सी सोचती रह गई तो हुमायूं ने मुस्कुराकर सर झटकते रास्ता छोड़ दिया। दिन की रोशनी में इसका लॉन्च उतना ही नफीस था जितना उस रात लग रहा था। ऊंची दीवार के खिड़कियों के हल्के से ग्रीन पर्दे नफासत से बंधे थे। सुनहरी रोशन छन कर अंदर आ रही थी। कोनों में बड़े बड़े मुगलिया तर्ज के सुनहरी गमलों में लगे पौधे बहुत तरोताजा लग रहे थे। बैठिए, वो हाथ से इशारे करता सामने सोफे पे बैठा है। इसके चेहरे पे खिड़की से रोशनी सीधी पड़ रही थी। थैंक यू, वो जरा तकल्लुफ से बैठी। इसका सोफा अंधेरे में था। हुमायूं को इसका वजूद भी इस तारीकी का हिस्सा लगा था। आपने जो भी कहना है जरा जल्दी कहिए। डर गई हैं? वो टांग पे टांग रखे टेक लगाए महजूज सा मुस्कुराए। मैं डरती नहीं हूँ, बल्कि आपको बेहद नाकाबिले एतबार समझती हूँ। शौक से समझें, मगर मैंने आपको अगवा नहीं किया। आप कोर्ट में मेरे खिलाफ बयान नहीं दे सकती। आपको किसने कहा कि मैं आपके खिलाफ बयान दे रही हूँ? आपके ताया ने। महमल ने खामोशी से इसका चेहरा देखा। बात कुछ कुछ समझ आने लगी थी। वो कह रहे थे कि आप कोर्ट में ये बयान देंगी कि मैंने आपको हब से बेजा में रखा और यकीनन वो आप पर इसके लिए दबाव डालेंगे। आपको क्यों लगा कि इन्हें मुझ पर दबाव डालना पड़ेगा? वह मुतमईन सी टांग पर टांग रखे पांव झुला रही थी। अंदाज में हल्का सा तंज था। हुमायूं जरा चौंक कर सीधा हुआ। क्या मतलब? हब से बेजा में तो आपने मुझे रखा है एसपी साहब। मिस महमल इब्राहिम, इतनी आसानी से इतने बड़े बयान नहीं दिए जा सकते। हालांकि आप जानती हैं कि मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर? अगर आप मुझे घर जाने देते तो मैं यूं बदनाम ना होती। पहले आप बेहोश हुई, हालांकि उस वक्त आप एक एएसपी की तहवील में थी, हुमायूं दाऊद की नहीं। अगर आप मस्जिद की छत ना फैलाती तो मैं आपका बयान लेकर रात में ही आपको अकेले घर छोड़ा था। मुझे कमरे में बंद करते वक्त आपने किसी बयान का जिक्र नहीं किया था। मुझे कानून मत सिखाएं, वो मेरा तफ्तीश का तरीका है। और आपके इस तरीके में भले कोई बदनाम हो जाए तो हो जाए, मुझे परवाह नहीं। आप इसका दिल चाहा वो गमला इसके सर पे फोड़ दे। मैम, उस वक्त आपको आपके घर नहीं छोड़ा जा सकता था। हम फवाद को ढील दे रहे थे। मैं जानता था आप मस्जिद गई और फजर से पहले मस्जिद के दरवाजे नहीं खुलते, सो मैं अजान सुनते ही आपको लेने आया था। मुझे आपकी कहानी नहीं सुननी। वो पैर पटकती उठी। वो अभी तक तारीख में थी, जिससे इसके चेहरे के नकूश मध्यम पड़ गए थे। ना सुने, मगर मेरा कार्ड रख लें। हो सकता है आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े। इसने एक कार्ड इसके हाथ में गोया जबरदस्ती रखना चाहा। मुझे जरूरत नहीं है। इसने पकड़ तो लिया, मगर जताना ना भूली, और फिर इस तरह कार्ड पकड़े बाहर निकल गई। वो लॉन्च में तन्हा खड़ा रह गया। खिड़की से छनकर आती रोशनी अभी तक इसके चेहरे पे पड़ रही थी। यहाँ होती है एपिसोड खत्म, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या फवाद आसानी से जेल से बाहर आ सकेगा, या फिर उसके घर वाले महमल को इंस्पेक्टर के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, हुमायूं दाऊद के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, ना कि फवाद को छुड़ाने के लिए। तो इंटरेस्ट रहिएगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।